गुड मॉर्निंग मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रेय से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए टॉपिक क्लास 10 का पार्ट 4 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम के लेसन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए देखिए, जो पार्ट 3 वाला वीडियो था उसमें जो है मैंने उसके आगे लिखा था टू बी कंटिन्यूड। वो इसलिए हो गया था, देखिए मैं आखिरी में जाते थे तो यही सब बोल ही देता हूँ कि हाँ है, ये बाय बाय कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन असल में मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे कि स्टोरेज की व्यवस्था कम पड़ जाती है, जिससे कि मुझे वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो उसकी बात अलग है। चलिए आज हम लोग समझते हैं, इसका पार्ट 4 है ये। तो एक अनुरोध मैं आप लोग से करना चाहूँगा कि अगर आपने उन तीनों पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए बाबू, नहीं तो फिर समझ में आने वाला है नहीं। और वैसे अगर समझ जाएंगे तो ये आ जाए, क्योंकि उस इसका रिलेशन जो है उससे नहीं है। लेकिन हाँ, बैलेंस वैलेंस करना पड़ेगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको बैलेंस करना आना चाहिए। और मैं जो है अभी ये लेसन का जो है कि लास्ट पड़ाव चल रहा है। अब ज़्यादा पार्ट नहीं आएगा इसका, अब ये मतलब एक दो पार्ट में अब ख़त्म होने वाला है ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। उसके बाद जो है अगर कोई बोलेगा स्टूडेंट में मेरे कि सर इसका रिवीजन भी बनाइए, तो इसका रिवीजन जो है 1 घंटे का अपलोड करके मैं डाल दूंगा एक ही वीडियो में। जैसे मैंने जितना पढ़ा है उसको एक बार में अपलोड करके रिवीजन करके डाल दूंगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो वही बात है। अब चलिए, लेकिन एक बात बता देता हूँ, अब इस वाले पार्ट 4 की भी बात करते हैं, वो सब जाए भाड़ में। तो देखिए, पीछे वाले जो तीसरा पार्ट है उसमें मैंने कुछ कुछ जो है कि थोड़ा सा मतलब क्या बोला जाए उसको, हाँ मतलब थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था उसमें। जैसे क्या बोले थे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने उसको कैल्शियम ऑक्साइड को भुजल चूना बोल दिया था, जबकि वो बिना होता है। तो कुछ कुछ यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ताकि जो है कि आपको गलती जो है सुधार सके। और मैं भी जो है कि अपनी गलती पकड़ लिया उसी समय, नहीं तो आप लोग भी वही गलत बोल के चलते तो अच्छा नहीं होता ना। तो वही बात है। और कोई जो है कि बोलता भी नहीं, मैं तो आप लोग से पहले ही बोलता हूँ भैया आप लोग गलत लगे तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। तो कमेंट करेंगे तो ऐसा सही रहेगा ना, मैं दूसरे वीडियो में आके बोल दूंगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसको सही कर लीजिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने उसको देख लिया, तो आप लोग भी उसको सही कर लीजिए जो आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक विस्थापन अभिक्रिया बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको मैंने दो टाइप में बांटा था। तो असल में विस्थापन अभिक्रिया कोई भी पार्ट में नहीं बढ़ता, वो सिंपल होता है। ठीक है, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते, वो किसी प्रकार का नहीं होता। जो द्विविस्थापन है बिलगगरा वाला, वो दो प्रकार का होता है, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट में अगर लिखे होंगे या दो प्रकार का होता है, इट इज़ टू टाइप्स, तो उसको काट दीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन किसी प्रकार का नहीं होता। अब आगे देखिए, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है, एक ये होता है, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH का होल ट्वाइस, ये एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन गो होते हैं। ठीक है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बाबू, यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, मैंने इसको सिलेक्टेड लाइम बोल दिया था पार्ट 3 में, उसको गलत हो गया था, इसलिए उसको यहाँ सही कर लीजिए। अब भैया क्या हो, क्या है उसमें गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो जो सिलेक्टेड लाइम बोला था इसको क्विक लाइम लिख लीजिए, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम, हिंदी में कहते हैं बिना भुजल चूना। ठीक है, बिना भुजल चूना, अभी भुजा हुआ नहीं है, ये बिना भुजल चूना है। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखिए क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। हिंदी में कहते हैं भूजा हुआ चूना। ठीक है, अब ये भूजा आ गया एकदम कढ़ैया में एकदम अच्छे से, ये बिना भुजल था, ये भुजल था, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, अब आते हैं ये आखिरी वाला, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहीं लिख लीजिए और इसको 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा बिल्कुल मुंह पे। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लाइम स्टोन। ठीक है बाबू, तो ये तीनों हो गया, आप लोग इसे लिख लीजिए जो है कि अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो ये कुछ गलतियां थी जिसको मैंने बता दिया कि इसको आप सही कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने जो है कि पिछले वाले वीडियो में ये क्या तो बताया था, एडिशन रिएक्शन बताया था, जिसको एक सिंथेसिस कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन, टूट गया था, एक एक उदाहरण मैंने दिए थे। ठीक है, टूटना जो है 3 प्रकार से हो सकता है, तीनों प्रकार मैंने बताया था, किस किस से टूट सकता है, एक प्रकाश से टूट सकता है, विद्युत से टूट सकता है, और एक और था, किसी और से भी टूटेगा, प्रकाश से भी टूटेगा भी, हाँ एक उष्मा से भी टूटेगा। ठीक है, उस एरो के ऊपर जो है आप लोग को लिखना पड़ता था, उष्मा है कि लाइट से टूटा है कि इलेक्ट्रिसिटी से टूटा है। अब जरा मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, जरा आप इसको बताइए तो ये किस चीज़ से टूटा है, मैं देखूँ आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ये लिखिए, ये मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है,
सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में टूट जा रहा है, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग में टूट गया। तो अब ये बताइए कौन सा रिएक्शन हो रहा है, पीछे वाले में बताया था, आराम से देखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहचान गए होंगे, हाँ ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन डीकम्पोजिशन में भी किस टाइप का डीकम्पोजिशन है, तो लाइट डीकम्पोजिशन है, जिसे हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की मदद से जो है ये जो यौगिक है, कंपाउंड है, अलग अलग पार्ट में टूट रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसको भी आप लोग चाहें तो उस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जो मैं बताया था पीछे वाले में। अब आगे देखिए, अब चलते हैं हम लोग तीसरा पार्ट, मतलब तीसरा जो ये है अभिक्रिया, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका कोई पार्ट नहीं है, उसको काट दीजिएगा। चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उसमें बता भी दिया था कि कुछ कुछ जो है एलिमेंट, जैसे हायर रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब अपने स्थान से हटा देंगे, यहाँ से हटा के उधर भेज देंगे, उसको लेके यहाँ आ जाएंगे, समझ गए? मतलब उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को डिस्प्लेस कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन उच्च होते हैं। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है, उच्च धातु में आते हैं, हायर रिएक्टिव मेटल्स। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक वो ली है परख नली, परख नली आप लोगों ने लिया है, जिसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या भर दिया है, कॉपर सल्फेट भर दिया है। कॉपर सल्फेट नीला कलर का होता है, कॉपर सल्फेट भर दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, इसमें एक लोहे की कील जो होती है, लोहे की कील को इस कॉपर सल्फेट में ऐसे डाल दीजिए। अब यहाँ है नहीं, नहीं तो प्रैक्टिकल करके दिखाते, एकदम मज़ा आता है, एकदम एकदम अच्छे से दिखेगा कि कैसे वो रिएक्शन हो रहा है। तो लोहे की कील अगर आप इस कॉपर सल्फेट में डाल देंगे तो अब होगा क्या कि जो कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है सॉल्यूशन, वो नीला धीरे धीरे अब कम होने लगेगा, समझ रहे हैं? वो धीरे धीरे उसका नीलापन जो है खत्म हो जाएगा। और जो आयरन की किल्ली आप लोगों ने डाला था, हम साबुत, देखिए आयरन की जो किल्ली डालें उसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए। जंग अगर लगा हुआ डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो बिना जंग लगा हुआ अगर लोहे की किल्ली डाले हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन गायब हो जाएगा धीरे धीरे। और कॉपर जो आप साबुत डाले हैं वो धीरे धीरे भूरा पड़ने लगेगा, समझ रहे हैं? अब देखिए, इसको आप YouTube पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर सल्फेट, ऐसे YouTube पे सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सब, बड़ा मज़ा आता है। तो उस आयरन की किल्ली पे देखेंगे आप लोग धीरे धीरे भूरा होने लगता है। भूरा होने का मतलब क्या हुआ, यानी वो कॉपर सल्फेटवा के अंदर कोई ऐसा है जो आयरनवा चुरा के भागा है। ठीक है, आयरनवा चुरा के कोनों को भागा है, इसीलिए वो क्या हो गया, पूरा पड़ गया। अब वो क्या चुरा के भागा है, तो देखिए वही अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए इसका रिएक्शन कैसे होगा, इसका रिएक्शन देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया का रिएक्शन, मैंने आयरन लिया है Fe, ठीक है, इसको डाल दिया है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में CuSO4। अब क्या होगा, अब देखिए अब क्या होगा, अब इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ इसका है वो ये चुरा के लेके चल जाएगा और इसको लात मार के भगा देगा, उसको भाग, ठीक है, इससे मार के भगा देगा। अब देखिए कैसे भगाना है। तो सबसे पहले आप लोग प्लस और माइनस में तोड़ना सीखिए कि कौन प्लस में होता है और कौन माइनस में होता है। तो मैंने आपको कुछ कुछ चार्ज लिखवाया था, याद है? ये पिछले या दूसरे पार्ट में जो है मैंने कुछ कुछ चार्ज बताए थे, किस पे कौन सा चार्ज होता है। बहुपरमाणु आयन का ही बताए थे, पॉलीएटॉमिक आयन्स के ही बताए थे, और कुछ कुछ एलिमेंट्स के ही बताए थे, तत्वों के भी, कौन सा किसका चार्ज होता है। तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए ताकि आप लोग को अंदाज़ा मिल जाए कि कौन प्लस में होता है और कौन माइनस में होता है। क्योंकि कोई भी अगर कंपाउंड यौगिक बन रहा है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी आपस में बनेंगे। प्लस प्लस कभी नहीं जुड़ते, ना माइनस माइनस कभी जुड़ते हैं, ये बात आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, आयरन का मैंने चार्ज लिखवाया होगा तो ये प्लस में ही आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आयरन हमेशा प्लस में ही रहता है। ठीक है, अब इधर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ दो साथ में, एक देखिए एक कॉपर है और एक ये पूरा है, ये पूरा इसको कहते हैं सल्फेट। ये पूरा क्या है, ये सल्फेट है, ये बहुपरमाणु अणु है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन है ये पूरा सल्फेट, और कॉपर क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट है। तो अब इसको अगर आप अलग अलग देखें तो ये अलग है, देखिए ये अगर यहाँ 20 से ऐसे कर दे तो कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया। तो कॉपर पे हमेशा जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, ये भी पक्का है। ठीक है, आप लोग चार्ज लेके देखिएगा। और सल्फेट आयन ये पूरा एक बहुपरमाणुक है, पॉलीएटॉमिक है, इस पे टोटल माइनस होता है, इस टोटल पे SO4 पे माइनस होता है। यानी देखिए ये कॉपर सल्फेट कैसे बना है, एक प्लस और एक माइनस मिल के बना है, लेकिन ये आयरनवा क्या है, प्लस है। तो अब देखिए करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने तोड़ दिया ना,
अब बस अब सिंपल हो गया आपका काम। अब ये वाला जो आयरन का प्लस दिख रहा है इसको इस सल्फेटवा के माइनस के साथ मिला के इसको निकाल दीजिए। तो आप इस प्लस को अगर इस माइनस से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, Fe बन गया। बन गया कि नहीं, देखिए Fe प्लस Fe लिखिए और SO4 जो पूरा माइनस में था वो इसके साथ आके क्या हो गया, जुड़ गया। और ये क्या बना दिया हमारा, फेरिक सल्फेट। याद है ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये फेरस सल्फेट है, फेरिक नहीं है। फेरस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयरन का जो चार्ज है +2 है, +2 है। उसको 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 9th के टॉपिक में बताऊंगा। यहाँ बताएंगे तो जो है कि वीडियो लंबा बनेगा, तो जो टॉपिक समझना है पहले उसको समझिए। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट। इसको लात मार के हम निकाल दिया। अब बचा क्या हमारा, अभी कॉपर बचा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। अभी अभी इसके साथ सट्टल था, अभी क्या होगा, ये लात मार के भगा दिया तो यहाँ पे निकाल दीजिए अलग से कॉपर। निकल गया, ये देखिए ये कॉपर मेरा निकल गया। तो यही हमारा जो अभिक्रिया ये पूरा हुई, इसको आप हटा दीजिए। ये तो मैंने केवल समझने के लिए बताया। अब ये जो पूरी अभिक्रिया आप लोगों ने लिखा है, रिएक्शन जो आप लोगों ने पूरा इक्वेशन लिखा है, समीकरण, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। कि अगर कोई कॉपर सल्फेट अगर आयरन से रिएक्शन कर रहा है तो आयरन उस सल्फेटवा को चुरा लेगा, ठीक है, और अपने जो है कॉपरवा को लात मार के उधर भगा देगा। दुल्हीन भगाओ अभियान, ठीक है, यही है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं इसी टाइप का। दूसरा भी एक बहुत फेमस है, जिंक। जिंक का अगर रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिकम। इसको आप लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। अब इसका रिएक्शन अगर आप लोग कराएंगे तो कुछ नहीं करना है, जैसे ऊपर बताया है वैसे करना है। जिंक हमेशा प्लस में होता है, बात जान लीजिए। इसको आप तोड़िए तो कैसे टूटेगा, देखिए यहाँ 20 से टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस में होता है और ये सल्फेट पूरा, अभी मैंने बताया सल्फेट पूरा पे माइनस होता है। तो जिंक वाला प्लस को माइनस के साथ मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन वहाँ अकेले बच गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लूप से भाग जाएगा। और हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस उड़ता है ऊपर, तो उड़ता हुआ दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं, ठीक है, कि वो ऊपर उड़ के जा रहा लहरियाते हुए, समझ गए, हवा में उड़ता जाए पल्लू, उस टाइप का ये हो गया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब चलते हैं चौथा रिएक्शन, चौथी अभिक्रिया की ओर, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी यहाँ एक मतलब एक जो है डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए जैसे आयरन जो है वो कॉपरवा को लात मार के निकाल दे रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कॉपर जो है आराम से निकल जा रहा है, भाग जा रहा है, वो कुछ लपका नहीं है। लेकिन अब डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन। अब इसमें डबल डबल लपकेंगे, यानी अगर वो चुरा के भागा है तो वो इसका भी चुरा लेगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि सीधा सा मतलब कह सकते हैं अदला बदली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, मैंने इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, तो ये अदला बदली हो गया। तो यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको अगर आप लोग देखिए एग्जांपल देखेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, और ये जो है 2 टाइप का होता है, ठीक है, ये 2 टाइप का नहीं होता। द्विविस्थापन जो है 2 टाइप का होता है। इसको याद करने का ट्रिक भी है, देखिए द्विविस्थापन, नमूए में दी लग रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी डबल है तो इसमें डबल डबल क्या होंगे, टाइप्स भी होंगे, यानी इसके 2 टाइप्स होंगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। चलिए सिंपल देखिए, द्विविस्थापन का एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखेंगे, ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट, प्लस BaCl2, ये क्या है बाबू, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों क्या है, आपके कंपाउंड है, यौगिक हैं अलग अलग। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये दोनों आपस में अपने आप के प्लस माइनस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, और एक्सचेंज करके आप निकल जाएंगे। तो पहले क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे तोड़ रहे थे प्लस माइनस में, वैसे ही आपको इसमें भी तोड़ना पड़ेगा। तो प्लस माइनस में अगर आप तोड़ देंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो चलिए तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए सोडियम जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है, तो इसको प्लस में तोड़िए। और ये सल्फेट क्या है, ये पूरा एक बहुपरमाणुक है, पॉलीएटॉमिक है, तो ये पूरा माइनस में टूटेगा। प्लस माइनस में टूट गया। अब इधर तोड़िए, इधर भी तोड़िए। अब इधर देखिए बेरियम है, तो बेरियम भी ये प्लस में होता है और ये क्लोरीन जो है वो माइनस में होता है, तो ये पूरा टूट गया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। और इसका एक ट्रिक भी है, देखिए अगर आपको पता नहीं है कि कौन प्लस में है कौन माइनस में, तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ आपने लिखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, क्या कुछ भी लिख देते हैं, क्या लिख दें, Fe2 होल ट्वाइस SO4 3।
मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये एक यौगिक लिख दिया, कंपाउंड लिख दिया। अब इसको आपको प्लस माइनस में तोड़ना है और आपको चार्ज नहीं याद है, हालांकि मैंने बता दिया तो आपको याद हो गया होगा, दिमाग में बस गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं याद है बाई चांस, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, जो आपके लेफ्ट साइड दिख रहा है यानी इस साइड वाला, यानी इधर वाला जो दिख रहा है वो हमेशा प्लस में टूटेगा, और जो इस साइड वाला है वो किस में टूट जाएगा, माइनस में, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी यौगिक है प्लस और माइनस से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाला किस में तोड़िए, प्लस में, और ऑटोमेटिक उधर वाला अपने आप माइनस टूट जाएगा। बस आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा है। अब ई हाई एफ थोड़े टूटेगा अलग से, एफ थोड़े साथ में टूटेगा भैया, एफ थोड़े टूट जाएगा, एफ तो फ्लोरीन हो जाएगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि भैया यहाँ पूरा इधर वाला है कौन, तो ये पूरा क्या है, ये आयरन है, ये आयरन पूरा साबुत है। अगर आपने इसको प्लस में तोड़ दिया तो बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे माइनस में चल जाएंगे, क्योंकि वो पॉली एटॉमिक है। अगर हैं तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो FeCl2, FeCl2 लिखा हो, और आपको पता है कोई एक आपको पता है कि प्लस में ये टूटेगा, तो आप लोग किसे तोड़े, देखिए ये आयरन है, तो आयरन आपको पता चलेगा कि प्लस में टूटेगा, तो इसको जो है यहाँ से अलग कर दीजिए, ये प्लस में टूट जाएगा और ये जो बचा हुआ पार्ट है हमेशा माइनस टूटेगा, ठीक है, सिंपल सी बात। प्लस और माइनस तोड़ने आ गया, चलिए आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब देखिए आप लोगों ने इसको तोड़ दिया, एक प्लस में एक माइनस में, इसको भी एक प्लस में एक माइनस है। अब कुछ नहीं करना है, ये वाला जो प्लस है इस माइनस से मिला दीजिए, और ये वाला जो प्लस है इस माइनस से मिला दीजिए, बस हो गया आपका द्विविस्थापन। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, ये लात मार के इसको भगा दे रहा था कि भाग तू यहाँ नहीं रहोगे, लात मार के निकाल दिया था। लेकिन अब इसमें देखिए कोई लात नहीं मार रहा है, बस अपने आप के आयन को क्या कर दे रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं। तो इसकी डिफिनेशन भी, जब परिभाषा भी आप लोग लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि आयन का एक्सचेंज हो जाता है, आयनों का एक्सचेंज हो जाता है आवेशों का, वही जो है द्विविस्थापन कहलाती है या डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो अब देखिए इस प्लस को इस माइनस से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये Na ये Cl, और हमेशा प्लस वाला पहले लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं कि Cl Na लिखें, ये नहीं लिखते हैं बाबू, पहले प्लस वाला लिखते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस वाला कौन है, Na है, तो पहले Na को लिखेंगे, उसके बाद किस माइनस से मिला है इस वाले, तो ये Cl है, तो यहाँ पे लिख देंगे Cl, ये बन गया NaCl, सब लोग को पता है ये नमक है, ठीक है। अब आइए प्लस, प्लस मतलब और क्या निकलेगा, तो अब देखिए ये वाला जो प्लस है इस माइनस से मिला है, तो ये प्लस को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे Ba, ठीक है, और किससे मिला है, SO4, पूरा माइनस है तो इससे जाके मिल गया SO4, ये हो गया ख़त्म। यही है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसको हटा दीजिए आप ऊपर से। आप एग्ज़ाम में करेंगे तो ये आपको लगाना नहीं है, आप रफ करके पहले देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं, उसके बाद ही जो है एग्जाम्पल लिखिएगा। अब देखिए ये मैंने रिएक्शन जो है करा दिया और वो बन गया, लेकिन अभी भी ये क्या है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया है। तो चलिए संतुलित करें। देखिए यहाँ सोडियम कितना दिख रहा है, 2, यहाँ कितना दिख रहा है, 1, तो 1 दिख रहा है, तो इसको 2 लगाने के लिए कहाँ आग लगाएं, यहाँ पे आग लगा देते हैं, यहाँ कर देते हैं 2, ठीक है। अब ये सोडियम बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करें, सल्फर देखिए, सल्फर कितना है, सल्फर 1 इधर, इधर भी 1। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे भी, ठीक है। बेरियम देखिए, बेरियम 1 है, ये पूरा बेरियम है, इधर भी पूरा 1 है। और यहाँ क्लोरीन कितना है, Cl2, यहाँ Cl2, क्लोरीन 2 है, और यहाँ भी 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि सोडियम के लिए अगर मैंने 2 लगाया तो इसका रिलेशन तो इससे बन गया, लेकिन इसका रिलेशन इससे ही बन गया, समझ रहे हैं ना। तो रिलेशन वाला जाके आप पार्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये रिलेशन जो है बन गया, यानी ये रिएक्शन टोटल बैलेंस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स बताना जरूरी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो उसको ये समझ लीजिए। 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और दूसरा जो टाइप है वो होता है रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। रेसिपिटेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं अवक्षेपीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब इन दोनों को जो है एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये कौन सा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये कौन सा है, अवक्षेपीकरण अभिक्रिया, रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इन दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है इसका एक एग्जांपल, इसका। चलिए पहले न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है उदासीनी, इसका मतलब क्या, कोई ऐसी रिएक्शन होगा जिसमें सारे के सारे जो यौगिक हैं आपस में मिलकर क्या हो जाए, उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। न्यूट्रल मतलब उन पर कोई जो है
चार्ज हो ऐसा नहीं है, चार्ज होगा, लेकिन मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि न्यूट्रल का मतलब कि कुछ दिखाए ना। जैसे आप लोग ये सुने ना एसिड और बेस, एसिड और बेस मिलते हैं तो जो है कि सॉल्ट बनता है, तो इसमें वही रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें कुछ अलग से जो है खिचपिचौआ नहीं होगा, सब लड़ाई लड़ाई नहीं करेंगे, आराम से जो है निकल लेंगे। तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये किस में होगा, तो ये केवल एसिड और बेस में ही होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो जब आप इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे तो उसमें भी एसिड बेस का जो है जिक्र करेंगे। और आगे का जो चैप्टर आएगा, इसका सेकेंड चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें भी इसको पढ़ना है। तो यहीं समझ लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इसको क्या होगा कि एक एसिड होगा, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, और एक बेस होगा, बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। जब अम्ल और क्षार की आपस में विक्रिया होती है तो क्रमशः जल बनता है और लवण बनता है, यानी वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। तो यही जो अभिक्रिया होगी इसी को हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम लोग के पेट में एसिडिटी हो जाती है तो बोलते हैं अम्लीयता हो गई है, ठोक ठाक के सब वही में सिंपल कराएंगे। तो हम लोग क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो क्यों पीते हैं, क्योंकि पेट में क्या बढ़ा है, अम्ल बढ़ा है, और इनो जो होता है वो क्षार होता है, बेस होता है। तो जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इसीलिए हमारी एसिडिटी छूमंतर हो जाती है 2 मिनट में। हालांकि 2 मिनट कहने का मुंह बना के सब कहेंगे है 2 मिनट में हो जाएगा, घुइयाँ नहीं होगा। ठीक है, घुइयाँ ना उखड़ने वाली हो, उससे 2 मिनट में कभी कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक है, अब पता नहीं क्या क्या खाया है मलूदा, वही में पचेगा तब भी तो वही बात है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो कोई मतलब एसिड बेस का रिएक्शन है, तो कोई एसिड ले लीजिए। आपको पता है सबसे बढ़िया एसिड कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl, आप क्या ले लीजिए, HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन करा लीजिए सबसे फेवरेट क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रगड़ रगड़ के एकदम नहाते हैं जो साबुनवा से, वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके आगे रिएक्शन देखिए क्या होगा। अब क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का ही टाइप है, तो इसको भी आप क्या करिए, तोड़िए। तो अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए H+ में टूटेगा और Cl- टूटेगा। इधर तोड़िए, इधर Na+ में टूटेगा। अब बचे केवल ये दोनों, तो ये दोनों किस में टूट जाएंगे, माइनस टूट जाएंगे। और पहली बात, OH जो है एक पॉलीएटॉमिक है, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसे। ठीक है, आप लोग जाके एक बार प्लस माइनस वाला भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में अंदाजा रहे कि हाँ ये लंगोड़वा बहुपरमाणुक है। पता चला ऑक्सीजन अलग तोड़ दिया, हाइड्रोजन अलग तोड़ दिया, तो 3 ठे टूटेगा यहाँ से, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब कहेंगे सर जी तो पति हुए नहीं कि प्लस माइनस टूट गया, लोला एक नंबर का है सब, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, पहले कार्य का देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। तो ये प्लस में टूट गया, ये माइनस में। अब क्या करना है, ये प्लस को इस माइनस से मिला दीजिए, ये प्लस को इस माइनस से मिला दीजिए, काम खत्म। और क्योंकि ये एक एसिड है और एक ये क्या है, बेस है, एक यहाँ ये क्या है, एसिड है, ये अम्ल है, और ये क्या है, बेस है, ये क्षार है। जब ये दोनों मिलेंगे तो लवण बन जाएगा। और लवण कौन सा बनेगा, तो देखिए Na और Cl मिल गए तो क्या बन गए, NaCl बन गया। ये क्या बन गया, हमारा सॉल्ट बन गया, लवण, जिसको कि साधारण भाषा में हम लोग नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और क्या निकल जाएगा साथ में, तो पानी निकल जाएगा। तो देखिए H यहाँ था, OH से मिला तो H2, H 2 बार है और 1 बार O, तो H2O, ये हो गया। समझ गए। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। आपको दोनों बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सॉल्ट निकल गया और ये क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो यही हमारा एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सिंपल सी बात, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ रेसिपिटेशन रिएक्शन समझते हैं, अवक्षेपीकरण अभिक्रिया। अब अवक्षेपीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, तो देखिए इसके नाम में लिखा है रेसिपिटेशन। अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ जो नीचे तली में बैठ जाए। जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो चूना होता है उसको पानी में घोलेंगे, कुछ देर ऐसे हिला देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो उसमें घुला है, लेकिन जहाँ 2-3 मिनट रख दिए तो वो जो चुनवा है उसमें घुलेगा नहीं, उसके तली में आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। उसी को कहते हैं रेसिपिटेट या अवक्षेप। ठीक है, तो जो रिएक्शन ऐसा हो जो कि नीचे तली में बैठ जाए जाके, कोई उसका जो एलिमेंट है, तो वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपीकरण। तो इसका जो एरो है, देखिए गैस के लिए, देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो गैस है, गैस ऊपर उठ रहा था, तो ऊपर उठने को हवा में उड़ता जाए तो उसको एरो ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब यह अवक्षेप है, ये नीचे बैठ रहा है, तो इसका मतलब इसका एरो किधर होगा, नीचे की ओर होगा। समझ गए, तो ये नीचे की ओर होगा। और इसको रेसिपिटेट को जो है अवक्षेप को शॉर्ट फॉर्म में PPT कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, PPT,
पीपीटी का मतलब होता है रेसिपिटेट, जो नीचे बैठ रहा है। अब इसका रिएक्शन समझ लेते हैं क्या होगा। इसमें भी देखिए प्लस माइनस एक्सचेंज होगा, लेकिन जो रेसिपिटेट बनेगा वो तली में बैठ जाएगा। तो इसका रिएक्शन देखिए, एक एग्जांपल समझ लीजिए। तो इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये है हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका रिएक्शन जब आप लोग कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड से, Ki, पोटेशियम आयोडाइड से जब आप लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, ये फॉर्मूला इसका है। पता चल गया आप लोग कैसे तोड़ना है। ये देखिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस को इस माइनस से मिलाया तो ये बन गया, ये प्लस को ये माइनस से मिलाएंगे तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ नाइट्रेट का होल ट्वाइस लगा है, लेकिन यहाँ नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? इसका कारण ये है कि मैंने बियाह कराया है, और आपको बियाह गठबंधन वाला जो टॉपिक है वो दूसरे पार्ट में या पहले पार्ट में है, उसको आप लोग देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कैसे जो है कि प्लस को ले आना है इधर और माइनस को इधर। गठबंधन जब कराएंगे तब तो ये बनेगा, उसके पहले नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। तो ये हो गया, मैंने पूरा रिएक्शन लिख दिया ये ऐसे। ये लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? लेड आयोडाइड बना लेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। सिंपल सा ये रिएक्शन हो गया। लेकिन अभी यहाँ कुछ गड़बड़ है, दो चीज़ गड़बड़ है। पहली बात तो हमको यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि इसमें पीपीटी कौन है। नीचे देखिए रिएक्शन किया तो इन दोनों में से पीपीटी कौन है, कैसे पता चलेगा? ये नहीं पता है। और दूसरी बात, मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है। तो अभी जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा भैया, नंबर तो कटना जाहिर है। तो रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो चलिए देखिए, यहाँ लेड एक है, यहाँ लेड एक है। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का होल ट्वाइस, इसका मतलब इसका और इसका रिलेशन कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? इसके नीचे अगर कोई नंबर होता तो गुड़े का बनता, लेकिन कोई नंबर नहीं है तो इसका और इसका रिलेशन डायरेक्ट है। तो नाइट्रोजन कितना है? 2। नाइट्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ नाइट्रोजन देखिए कितना है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? यहाँ पे क्या लगा दें? 2 लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 है, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब यहाँ देखिए क्या 6 है, तो 3 और 2 6, ये भी बैलेंस है। आगे आइए, पोटेशियम देखिए यहाँ कितना है? 1, लेकिन यहाँ लगा दिए नाइट्रोजन के लिए तो ये भी क्या हो गया? 2। तो इसको भी 2 करने के लिए क्या करें? यहाँ 2 लगा दें, सिंपल सी बात। अब आगे आइए, आयोडीन देखिए ये क्या है? 2। इसका रिलेशन लगाया तो इसका भी रिलेशन बन गया। आयोडीन क्या है? 2, और यहाँ पे आयोडीन क्या है? ऑटोमेटिक 2 है फॉर्मूले में ही। तो अब मैंने रिएक्शन बैलेंस किया। अब हमें पहचानना है कि इसमें पीपीटी कौन है, रेसिपिटेट कौन है, अवक्षेप कौन है जो नीचे बैठ रहा है। तो जो हमारा ये लेड आयोडाइड है बाबू, यही हमारा अवक्षेप है। और इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? एरो नीचे की ओर लगा देंगे, ठीक है। और ये क्या है? हमारा पीपीटी है। यानी कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन होगा तो जो लेड आयोडाइड बनेगा वो नीचे तली में बैठ जाएगा, वही पीपीटी कहलाएगा। और यही जो हमारा रिएक्शन है, रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है बाबू, कोंच के, ठीक है। चलिए, नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब कुछ और रिएक्शन समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। रिएक्शन वोक्शन याद रखिएगा कैसे होगा। कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे तो हर चीज़ आसान लगेगा, वरना रट के चलेंगे तो भैया कुछ आसान लगने वाला है नहीं। और दिमाग दिए हैं भगवान, तो दिमाग का यूज़ करिए, ठीक है। आप लोग रिएक्शन कोई भी रिएक्शन अगर देखें तो उसको पहचानने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ये दुल्हन चुरा के भागा है कि आपस में लतमर्दन कर रहे हैं, कुल इसको आप लोग देखेंगे तो खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको समझेंगे अगर किसी किसी रिएक्शन में, तो आप लोग को खुद अंदाज़ा मिलेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। और अगर नहीं समझना चाहेंगे तो भैया उसमें हम क्या करें? समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। तो आप लोग करिए। अब चलिए कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये 4 ठो जो है वो मेन रिएक्शन थे। कौन कौन सा? देखिए, सिंथेसिस पहला था, संयोजन, दूसरा डीकम्पोजिशन वियोजन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 4 ठो जो थे वो मेन रिएक्शंस थे, जिसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब बचे हैं केवल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। देखिए कौन कौन से बचे हैं, यहाँ लिख लीजिए। 5 और रिएक्शन बचे हैं साथ में। तो इन दोनों को, इन सबको जो है ऐसे ही समझ लेते हैं। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें खींच पाए नहीं करना है, बच्चा भी समझ जाएगा इसको, भटुली। तो अब देखिए, अब कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग? नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन, ठीक है। उपचयन नाम कायदे से याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों कह सकते हैं। दूसरा का नाम देखिए क्या है?
रिडक्शन अभिक्रिया, अरे सॉरी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन भी आप सिंपल कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नहीं, ऑक्सीडेशन भी आप कह सकते हैं सिंपली। तो रिडक्शन हो गया, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अपचयन, अपचयन। इसको उपचयन कर रहे थे, इसको अपचयन कहेंगे, बस इसका एक ही नाम है। अब इसको भी दोनों समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एकदम प्योर एडिंग हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जाके पच से ना उसमें जुड़ जा रहा है उस एलिमेंट में या उस किसी तत्व में, तो वो कैसा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें प्योर ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, अशुद्ध मतलब कोई कोई के साथ मिला हुआ ऑक्सीजन नहीं। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या है, कार्बन के साथ मिला है। हमें अकेला ऑक्सीजन जोड़ना है, तो अगर अकेला ऑक्सीजन प्योर रूप में, शुद्ध रूप में जुड़ रहा है, तो रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीकरण रिएक्शन है, सिंपल सी बात। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका। यहाँ पे कॉपर है, अगर इसको शुद्ध ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं चलता, ये एक डाई एटॉमिक अणु है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विक परमाणु अणु है, तो इसके साथ दो लेके चलेगा। ठीक है, तो जब भी कॉपर जो है शुद्ध ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इसमें डायरेक्ट जुड़ाव हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण या इसको उपचयन कहिए, ये ऐसा रिएक्शन है। तो जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा आपका CuO। ठीक है, ये बन जाएगा CuO, इसको कहते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, क्यूपरस, सॉरी सॉरी, क्यूपरिक ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, क्यूपरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी -2, तो इसको कहते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब इसको क्या करिए, बैलेंस करिए, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। अब इसको 2 लगाया तो ये भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जिसमें कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन है। इसमें इलेक्ट्रॉन की भी थ्योरी आती है कि ऑक्सीडेशन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो होते हैं दाता होते हैं। किसी भी ऑक्सीजन में अगर मतलब किसी भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन अगर दिया जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, उसका हम लोग को नहीं समझना है, वो आगे की क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल सा इसका मतलब ये जानिए।